नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शुक्ला नालंदा एकेडमी से। और आज हम फिर से लेके आए हैं इतिहास विषय। और दोस्तों, जैसा कि टॉपिक आपके सामने है, इतिहास जानने के स्रोत। ये टॉपिक बहुत बड़ा है। आज इतिहास जानने के स्रोत को ओवरऑल सामान्य जनरल थ्योरी के रूप में, सामान्य जानकारी के रूप में देखेंगे अपन लोग। उसके बाद इसके छोटे छोटे टॉपिक लेकर क्या करेंगे, चैप्टर बाई चैप्टर अपन करेंगे। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए आ जाएं अपन लोग मेन पॉइंट पे आ जाएं। तो दोस्तों, कोई भी विषय होता है, उस विषय में हमें जानना आवश्यक है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसकी सोर्स क्या है, क्या रेफरेंस है, कहाँ से उस विषय के बारे में जानकारी मिलती है। और कोई भी विषय होता है उसके कई स्रोत होते हैं। उसी प्रकार से अपने प्राचीन भारतीय इतिहास के भी हैं। वैसे ये जो इतिहास के स्रोत हैं, ये आपको थोड़ा सा बता दिया जाए, ये प्राचीन भारत के, मुख्य रूप से ये प्राचीन भारत के रूप में लेकर चल रहे हैं अपन लोग। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ें। यहाँ आपको थोड़ा सा बता दिया जाए कि इतिहास के जो स्रोत हैं, ये अलग अलग प्रकार से बांटा गया है, लेकिन अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से ये अपन लोग क्या करेंगे, इनको 3 भागों में दोस्तों विभाजित करेंगे। ये जो पहला भाग है इसका, ये है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत लिटरेचर वाला। ये दोस्तों दूसरा है आपका, ये है पुरातात्विक स्रोत। तीसरा अपन अध्ययन की सुविधा के हिसाब से देखेंगे, ये है आपका विदेशी यात्रियों के विवरण। समय समय पर अपने यहाँ दोस्तों विदेशी यात्री आए हैं और इन्होंने अपने कुछ संस्मरण छोड़ के रखे हैं। तो ये विदेशी यात्रियों का विवरण, ये अपन क्या करेंगे दोस्तों, ये तीसरे स्रोत के रूप में लिया है। यहाँ साहित्यिक स्रोतों में भी अपन बांटेंगे। इसमें जो साहित्य लिखा गया, एक वो साहित्य है जो प्योर रूप से धर्म पर आधारित है, यानी कि उसको कहेंगे अपन लोग धार्मिक साहित्य। और दूसरा है आपका ये जो धर्म पर आधारित नहीं है, उसे कहेंगे लौकिक साहित्य। तो इसको साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में बांटेंगे अपन लोग। एक है आपका ये धार्मिक साहित्य और दूसरा है दोस्तों लौकिक। लौकिक का अर्थ होता है जो धर्म को बेस बना करके नहीं लिखा गया है। इसको धर्मेतर साहित्य भी कहते हैं, धर्म के बाहर। चलिए, यहाँ दोस्तों जो धार्मिक साहित्य है अपना, धार्मिक साहित्य को भी अपन क्या करेंगे, इसको कई भागों में बांटेंगे। और इसे मुख्य रूप से अपन क्या करेंगे, ये 3 भागों में बांटेंगे। एक आता है आपका ये ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है दोस्तों जैन साहित्य, एक है आपका बौद्ध साहित्य। वहाँ बाद में विस्तृत चर्चा होगी। फिलहाल यहाँ जो ब्राह्मण साहित्य है आपका, ब्राह्मण साहित्य को भी अपन 2 पार्टों में बांट सकते हैं। एक वैदिक और एक है आपका वेदोत्तर। जैसे कि मान लीजिए, इसको यहीं से लेते हैं। वैदिक साहित्य, दूसरा ले रहे हैं वेदोत्तर। वेदोत्तर का मतलब वेदों के बाहर। यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, इसे श्रुति साहित्य भी कहा गया है। इसे श्रुति साहित्य भी, वैदिक साहित्य कहा गया है। और ये वेदोत्तर को आपका स्मृति साहित्य भी कहा गया है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे स्मृति साहित्य भी आपका कहते हैं। तो देखिए, ये आज थोड़ा सा आप साथ में बने रहिए और मन लगाए रहिए, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक इस प्रकार का है आपका कि बोर्ड का काम क्या है, आपका ज़्यादा करना पड़ेगा। उसके बाद फिर अलग अलग टॉपिक वाइज करेंगे, तो आपको थोड़ा सा विस्तृत रूप से जानकारी और मिल जाएगी। फिलहाल ये एक सामान्य जनरल थ्योरी चल रही है इतिहास के स्रोत के रूप में। कैसे अपन लोगों ने पहले 3 भागों में बांटा, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण। फिर साहित्यिक स्रोतों में दोस्तों धार्मिक साहित्य,
लौकिक साहित्य बांटा। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण, जैन और बौद्ध बांटा। आपको बता दें ये जैन साहित्य को आगम भी कहते हैं, लिटरेचर को। बौद्ध साहित्य को निकाय भी कहते हैं। बाकी बाद में पर्टिकुलर जब ये बौद्ध साहित्य पढ़ेंगे तो हाँ और विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी। फिलहाल वापस आएँ, ये जो वैदिक साहित्य में है दोस्तों, ये वैदिक साहित्य में है आपका वेद हैं, इसमें ब्राह्मण है, ब्राह्मण ग्रंथ भी है इसके अंतर्गत, फिर आरण्यक है, उपनिषद है। कौन कौन से दोस्तों? वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद हैं, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है। और दोस्तों आप सब जानते हैं ये वेद चूँकि 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और ये जो वैदिक साहित्य है इसको आपको बता दें ये संहिता भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? संहिता भी कहा जाता है। किसको? वेदों को। वेदों को संहिता। लेकिन वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहते हैं। वैदिक साहित्य के अंदर क्या आता है? क्रम आता है आपका ये वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद है। ये वैदिक साहित्य के अंतर्गत आपके क्या है ये आते हैं। और दोस्तों जो वेदोत्तर साहित्य के अंतर्गत है इसमें आएंगे अपन लोग वेदांग है, बाद में चर्चा करेंगे वेदांग क्या होते हैं। वेदांग के बाद आएंगे अपन लोग सूत्र साहित्य आता है, इसमें वेदोत्तर में है सूत्र है, बाद में बताएंगे आपको कि सूत्र साहित्य क्या कहलाता है। इसके बाद दोस्तों आपका ये धर्मशास्त्र है, फिर आपका महाकाव्य है। महाकाव्य आपके 2 हैं, रामायण और महाभारत। और उसके बाद आता है आपका ये पुराण है। दोस्तों ये धर्मशास्त्र है। धर्मशास्त्र को भी कई पार्टों में पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे अपन लोग, एक पढ़ेंगे धर्मसूत्र ग्रंथ है, इसी में पढ़ेंगे अपन। दूसरा है स्मृति पढ़ेंगे। फिर इसके बाद पढ़ेंगे अपन लोग निबंध और टीका। ये दोस्तों पढ़ेंगे किसमें? धर्मशास्त्र के अंतर्गत, ठीक है ना। और यहाँ ये अपन लोग जो महाकाव्य है, महाकाव्य में जानते हो आप लोग, इसमें 2 महाकाव्य हैं आपके, रामायण और महाभारत। बाद में विस्तृत चर्चा होगी। फिलहाल आपका शॉर्ट रूप में, छोटे रूप में यहाँ फिर से आ जाइए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या नहीं आता? क्रम भी पूछा जाता है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये वैदिक साहित्य के अंतर्गत है, यानी कि श्रुति साहित्य के अंतर्गत है। और वेद 4 हैं और चारों वेदों को संहिता भी क्या है आपका ये कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया? ये वैदिक साहित्य हो गया। फिर वेदोत्तर, वेदोत्तर साहित्य को दोस्तों स्मृति साहित्य भी कहते हैं। वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य कहते हैं, इसको स्मृति कहते हैं। इसके अंदर वेदांग आता है जो वेदों के अंग हैं, ठीक है ना। और आपका सूत्र साहित्य है, धर्मशास्त्र है। धर्मशास्त्र के अंतर्गत दोस्तों धर्मसूत्र है, स्मृतियाँ हैं और आपका निबंध है और आपका क्या है ये टीका है। इसके अलावा आपका ये महाकाव्य भी है। महाकाव्य में आपका रामायण और महाभारत पढ़ेंगे अपन लोग, और पुराण जो 18 है वो भी करेंगे। तो ये इसमें इसके अंतर्गत अपन लोग दोस्तों ये देखना है। अब आ जाइए लौकिक साहित्य यानी कि धर्मेतर साहित्य। इसमें दोस्तों बहुत सारी पुस्तकें हैं और आप सभी जानते हो, आपने जो तैयारी आरंभ किए हैं या फिर बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी पुस्तकें परीक्षाओं में क्या है आपकी आया करती हैं। और वो पुस्तकें अपन लोगों को लगभग इसके अंतर्गत 20 से 25 किताबें क्या है आपको ये याद करनी पड़ेंगी। सबसे पहले अपन लोग पुस्तकों के नाम भर इसमें क्या है लिख देते हैं और आप लोग समझ जाओगे। बाद में ये अलग से एक टॉपिक ही लेंगे इसके जस्ट बाद कि आपका लौकिक साहित्य के अंतर्गत कौन सी पुस्तक है, पुस्तक कौन सी है ये अभी लिखे देते हैं हम, लेकिन इसके बाद आपके लेखक कौन है ये शॉर्ट रूप में अभी समय मिलेगा तो बता देंगे। अन्यथा आपको क्या है अभी किताबें लिखे देते हैं और उसके बाद फिर क्या है किस किस समय लिखी, क्यों लिखी, उसमें है क्या, इस प्रकार से क्या है अपन लोग देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आइए ये लौकिक साहित्य के अंदर कुछ पुस्तकें लिखने का क्या कहते हैं प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत आइए अपन जल्दी से सबसे पहले लिखते हैं अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी दोस्तों बताने की जरूरत नहीं है, ये पाणिनि की पुस्तक है आपका। चलिए फिर इसके बाद है आपका निरुक्त। निरुक्त भी आपकी ये सूत्र साहित्य के अंतर्गत है, ये आपका यास की है। इसके अलावा आप लोग आएंगे महाभाष्य। महाभाष्य सब जानते हैं आप लोग, पतंजलि की किताब है। फिर आएंगे अपन लोग
अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र आपको बताने की जरूरत नहीं है, कौटिल्य की है। फिर दोस्तों एक अर्थशास्त्र और है आपकी, ये बृहस्पति की है, उसको भी अपन लिख लेते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना है। हालांकि ये बहुत बाद में है आपका ये अर्थशास्त्र, ये लगभग इस अर्थशास्त्र के 800 साल बाद ये बृहस्पति ने क्या है अर्थशास्त्र किताब लिखी थी। उसके बाद इस लौकिक साहित्य की पहले बताया था जो पहली पुस्तक मानी जाती है अर्थशास्त्र, तो सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक है यही लिख लेते हैं, वो है आपकी ये राजतरंगिणी। ये दोस्तों कल्हड़ की है, जानते हैं आप लोग, पिछली क्लास में चर्चा हो चुकी है अपनी। राजतरंगिणी, राजाओं की धारा आपका इसको बोलते हैं, संस्कृत में है ये भी। ये अधिकांश आपके जो ग्रंथ है ये दोस्तों संस्कृत में लेंगे। इसके बाद आपका मुद्रा राक्षस, ये विशाख दत्त की है, गुप्तकालीन रचना है। फिर है आपका स्वप्न वासव दत्ता, ये भास की है। फिर से आपका हर्षचरित, ये आपकी बाणभट्ट की है, जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, बाद में और विस्तृत चर्चा करेंगे। फिर हर्षवर्धन के भी 3 नाटक दोस्तों यहाँ हैं, ये नागानंद, रत्नावली और आपका प्रियदर्शिका। ये हर्षवर्धन स्वयं ने क्या है आपके दोस्तों 3 नाटक लिखे थे। फिर दोस्तों कालिदास की बहुत सारी 7 पुस्तकें हैं, उनमें से जो सबसे फेमस है वही लिखते हैं, बाकी 6 पुस्तकें जब यहाँ ये टॉपिक लेंगे तो और लिख देंगे, मेघदूत वगैरह आगे हैं। और हाँ, यहाँ जो कालिदास की सबसे फेमस नाटक है उसको भी लिख लेते हैं, अभिज्ञान, शाकुंतलम। आपका दोस्तों जानते हैं कालिदास की एक किताब मेघदूत भी है, आपकी ऋतु संहार भी है, बेकुमुरवशी भी है आपकी ये, ठीक है ना। बहुत सारी पुस्तकें हैं कालिदास की, देखेंगे बाद में अपन लोग। इसके बाद दोस्तों अपन और आगे इसी में यहीं पे आ जाते हैं, नव साहसांग चरित्र भी है, ये पद्मगुप्त की है, पद्मादकालीन किताब है, साहसांक चरित्र पद्मगुप्त की है। फिर आपका एक पल्लव वंश के शासक हुए हैं महेंद्र वर्मन, उनकी स्वयं की किताब है मत्स्य विलास प्रहसन। एक दोस्तों गुप्तकालीन पुस्तक है आपकी, वो है आपका कामसूत्र, वात्सायन की है। गुप्तकालीन एक पुस्तक है आपका अमरकोश, अमर सिंह की है। एक आपकी आर्यभट्टियम है, आर्यभट्ट की है, ये भी गुप्तकालीन पुस्तक है। फिर बहस संहिता वगैरह और भी है, बाद में चर्चा करेंगे। फिर आपकी एक आपका क्या कहें, पृथ्वीराज दासो है, पृथ्वीराज दासो भी दोस्तों पुस्तक है। आपको आज मन नहीं लग रहा होगा, बोरिंग हो रही होगी लेकिन चल दीजिए, इतिहास है, कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन मन लगाइए और हमारे साथ में बने रहिए। चलिए, इसके बाद आपके दोस्तों पृथ्वीराज विजय है, ये दोस्तों जगनिक की है। फिर आपका एक आलाखंड है, ये भी दोस्तों जगनिक का है। एक कुदाल है, ये तमिल व्याकरण की है, तिरुवल्लु कुदल की है आपकी ये। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि ये लौकिक साहित्य की पुस्तकें हैं, बहुत सारी हैं अभी, ठीक है ना। तो ये प्रमुख पुस्तकों हमने कोशिश की है लिखने की। अब हाँ दोस्तों, यहाँ पुरातात्विक स्रोतों में तो आपको थोड़ा सा बता दें, प्राचीन भारत के स्रोतों में ये आता है क्वेश्चन कि सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन है। ये दोस्तों आपका पुरातात्विक स्रोत है। इसलिए है क्योंकि पुरातात्विक जो स्रोत होते हैं इसमें फेरबदल नहीं हो पाता, प्रामाणिकता अधिक होती है। ये जो मूक होकर भी क्या कहते हैं, ये पुरातत्व बोलता है, इनसे वार्तालाप करने की ज़रूरत होती है, इनके बारे में जूझने की ज़रूरत होती है और खोजबीन तरीके से अपन क्या है निकाल सकते हैं कि ये किस समय की जानकारी है, क्या क्या इसमें लेख वगैरह हैं आपका जो भी है, ठीक है ना। तो पुरातात्विक स्रोत, और वैसे जानते हो क्वेश्चन आ चुका है, अलेक्जेंडर कनिंघम थे, वो भारतीय पुरातत्व विभाग के क्या है आपके ये जनक माने जाते दोस्तों।
चलिए पुरातात्विक स्रोतों में अपन लोग देखेंगे, इसमें प्रमुख है आपका ये एक है अभिलेख। अभिलेख के अंतर्गत दोस्तों अपन लोग बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे मान लीजिए शिलालेख है, अभिलेख के अंतर्गत ही है। शिलालेख के बाद दोस्तों अपन लोग लिखेंगे स्तंभ लेख, अभिलेख में ही है। फिर ताम्रपत्र लेख, इसके बाद आपका अभिलेखों के बाद अपन लोग आ जाएंगे सिक्के, अभिलेख मुहर। आपको थोड़ा सा बता दें, इतिहास जानने के स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है आपका, ये पुरातात्विक स्रोत है दोस्तों। और अगर पुरातात्विक स्रोतों में आ जाए कि सबसे महत्वपूर्ण और प्रमाणिक कौन है, तो आपको क्या करेंगे, फिर लगाएंगे दोस्तों अपन लोग क्या है आपकी ये अभिलेख। मतलब इतिहास जानने के स्रोतों में पुरातात्विक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोतों में सबसे प्रमाणिक महत्वपूर्ण कौन है आपकी ये अभिलेख है। और दोस्तों अगर आ जाए कि अभिलेखों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो अशोक के अभिलेख वगैरह हैं। देखिए ये जो अभिलेख का मतलब होता है जब कोई ठोस सतह पर उकेर कर लिखी गई कोई आपकी क्या है आपका बात है, जो भी आपका क्या है आपका प्रमाण है, वो अभिलेख कहलाता है, ठीक है ना। तो ये अभिलेख जब शिला पर, एक पत्थर पर, चट्टान पर लिखा जाए शिलालेख, उसको काट करके जब किसी स्तंभ बनाकर लिखा जाए पत्थर में, तो उसको स्तंभ लेख। तांबे की पट्टियाँ वगैरह भी होती हैं, आपने देखा होगा अपने यहाँ पुराने समय में कुछ तांबे के बर्तन वगैरह होते हैं, उस पर कुछ लिखाया जाता था आपका, तो ताम्रपत्र लेख। ये इसके अलावा मन के गुरियों पर भी लेख आपके मिले हैं सिंधुकालीन सभ्यता में, वहाँ चर्चा करेंगे। सिक्के या मुहरें, आपको थोड़ा सा सातवाहन और भी कई ऐसे राज्य हैं जिनका सिक्कों के आधार पर भी क्या आपका इतिहास लिखा गया है, तो सिक्के और मुहरें बाद में डिस्कस होगा, चर्चा होगी। फिर इसके बाद दोस्तों ये पुरातत्व स्रोतों के अंतर्गत तीसरा आता है आपका ये स्मारक और भवन। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें आपका स्थापत्य भी है, इसमें आपके भग्नावशेष भी हैं। भग्नावशेष का मतलब कहलाता है दोस्तों कि ये कोई चीज़ आपकी क्या है, ये खुदाई से जो मिली है, विकृत हो चुकी है, लगभग नष्ट होने के कगार पर है, नष्ट हो चुकी है, खुदाई करते समय नष्ट हो गई, पहले नष्ट हो गई, वो अब भग्नावशेष कहलाते हैं। फिर इसके अलावा आपकी ये कुछ दोस्तों मूर्तियाँ भी हैं, मूर्तियाँ के अलावा आपका ये कुछ चित्रकला भी है आपकी। तो ये पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत क्या है अपन देखेंगे, ये अलग से टॉपिक लेंगे, विस्तृत से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिलहाल आप समझ गए होंगे कि अभी अपन क्या कर रहे हैं, अभी इतिहास जानने के स्रोतों को अपन कोशिश कर रहे हैं कि ये कौन कौन से इतिहास जानने की क्या है कि ये स्रोत हैं। और स्वाभाविक है चैप्टर बोरिंग है, लेकिन इसमें अपन को थोड़ा सा क्या करना है, हल्का सा एनर्जी लाना है। और एनर्जी तब आएगी जब आप हमारे साथ में क्या है बने रहेंगे। और दोस्तों साथ में बने रहिए। और अभी तक आपने हमारा जो यूट्यूब का चैनल अगर लाइक न किया हो, सब्सक्राइब न किया हो, बेल आइकन न दबाया हो, तो प्लीज़ ये भी कर लीजिए और आ जाइए, फिर से जुड़ जाइए। तो ये आपका साहित्यिक स्रोत होगा दोस्तों, पुरातात्विक स्रोत है। अब इसके बाद दोस्तों क्या है आपका ये विदेशी यात्रियों का विवरण है। आप सभी जानते हैं कि अपने यहाँ समय समय पर बहुत सारे विदेशी यात्री क्या है आए और आकर के क्या किया, उनने अपने कुछ विवरण संस्मरण छोड़ के रखे। तो ये विदेशी यात्रियों का विवरण बाद में हम एक चैप्टर के रूप में लेंगे, लेकिन फिलहाल हमने क्या बताया कि ये सामान्य जानकारी के रूप में अपन ले रहे हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि ये विदेशी यात्रियों के विवरण में कौन कौन से किस किस देश के विदेशी यात्रियों को अपन क्या करना है, पढ़ना है। चलिए तो इसको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसको भी दोस्तों अपन लोग बांटते हैं। और ये विदेशी यात्रियों के विवरण में सबसे पहले अपन क्या बांटेंगे, इसमें यूनानी और रोम साथ में लेंगे, क्योंकि ये साथ साथ में थे। चलिए इसके बाद दोस्तों अपन लोग फिर लेंगे चीनी यात्री लेखक आए। फिर दोस्तों इसके बाद लेंगे अपन लोग अरबी यात्री आए अपने यहाँ। फिर लेंगे अपन लोग तिब्बती। चलिए दोस्तों, तो इसके बाद अपन लोग इसके पहले की यूनानी रोम पढ़ें। इसके पहले आ जाइए अपन लोग चीनी अरबी देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये लंबा है, 2 मिनट चर्चा करते हैं। इसके बाद चीनी लेखकों में अपन देखेंगे कि ये पहली सदी बीसी में एक यात्री था आपका ये सुमाचीन। पहली सदी बीसी में, ध्यान रहे, लेकिन ये भारत नहीं आया। आपको जानना पड़ेगा कि ये इंडिया आपका नहीं आया था। बहुत सारे ऐसे थे जो इंडिया नहीं आए, उनके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सुमाचीन था। सुमाचीन के बाद दोस्तों आपको एक मिलेगा
फाहियान जानते हैं आप लोग, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य समय, गुप्त काल के समय आपका भारत आया था। फाहियान के बाद दोस्तों चलेंगे अपन लोग, आगे बढ़ेंगे तो ये शुंग युग है। शुंग युग है ये दोस्तों लगभग आपका 518 के आसपास के आपका आया था, ठीक है ना। फाहियान के बाद आया था, कोई विशेष किसी शासक के आपके समय में नहीं था, लेकिन फिर भी इसने विवरण छोड़ के रखा है। फिर दोस्तों आपका फिर है हुएनसांग। हुएनसांग दोस्तों क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि विदेशी यात्रियों के जो विवरण हैं, उन विदेशी यात्रियों में चाहे यूनानी हो, रोम हो, चाहे चीनी हो, या अरबी हो, या तिब्बती हो, इन यात्रियों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है, वो दोस्तों आपका हुएनसांग है। बाद में ये पूरा चैप्टर बनाएंगे और ये आपने फिर से अलग से क्लास करेंगे, लेकिन फिलहाल ये आपका हुएनसांग इन सबसे महत्वपूर्ण है। जानते हो आप लोग, हर्षवर्धन के समय आया था। इसे द्वितीय शाक्य मुनि भी दोस्तों कहते हैं, यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं, नीति का पंडित भी कहते हैं। और आपका ये महायानी था, बौद्ध धर्म का उपासक था, महायान बौद्ध धर्म का था, ठीक है ना। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के दो भाग हैं, बाद में आपकी क्या करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। फिलहाल ये आपको बता दें कि ये चीनी यात्रियों का अच्छा परीक्षा में आपका क्रम भी आता है आपका। पेपर उठा के देखिए आप, तो किसी PCS में या सिविल में, SSC में, छोटी मोटी परीक्षा में तो नहीं आता, लेकिन उसमें तो यह छोटी मोटी परीक्षा में आपको बता दें यही आता कि कौन किसके समय आया, बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये क्रम भी आपका आता है। और ये संयुक्त से क्रम भी हमने क्या है आपका ये लिख दिया है। इसके बाद दोस्तों आपका इत्सिंग है, चीनी यात्रियों में इत्सिंग है। फिर आपके इत्सिंग के बाद मिलेंगे मात्वालिन, फिर चाओ जुकुआ, ये मिलेंगे आपको। यहाँ दोस्तों जो अदबी लेखक हैं, स्वाभाविक है आपका मुस्लिम धर्म का उदय हुआ, कल चर्चा हो चुकी थी नेक्स्ट क्लास में या पिछली क्लास में। तो अदबी लेखक भी अपने यहाँ आए, और इन अदबी लेखकों के बारे में जो पढ़ना है वो है आपका ये सुलेमान, जो कि दोस्तों 9वीं सदी में आए। फिर आपका ये अल मसूदी पढ़ना है, ये 10वीं सदी में आए, कल चर्चा हो चुकी है। 11वीं सदी में आपके ये अल बदूनी भी आए। फिर आपके अल बिलादुदी भी हैं, और इस प्रकार से आपके फरिश्ता वगैरह और भी लेखक हैं आपके। यहाँ तिब्बती लेखक में आपको उनको देखना है लामा तारानाथ, एक ही करना है लामा तारानाथ। चलिए दोस्तों, ये आपके विदेशी यात्रियों में चीनी हो गए, अरबी हो गए, तिब्बती हो गए। यहाँ अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दोस्तों अपन लोग ये जो रोम यूनानी हैं, इनको कई भागों में बांटेंगे। कई क्या, इसको 3 भागों में क्या करेंगे दोस्तों, विभाजित करेंगे। एक करेंगे, अच्छा इसको सिकंदर लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि सिकंदर के आने के बाद अपने यहाँ तिथि क्रम निश्चित हो गया, और एक इतिहास लेखन को एक नई दिशा मिली। उसकी चर्चा बाद में भी करेंगे अपन लोग, लेकिन यहाँ जो रोम यूनानी लेखक हैं दोस्तों, उनको करेंगे अपन लोग। सबसे पहले पढ़ेंगे सिकंदर के पहले, मतलब जो लेखक सिकंदर के पहले आए या नहीं आए, लेकिन उन्होंने भारत के बारे में लिखा जरूर है, सिकंदर के पहले। फिर इसके बाद करेंगे जो सिकंदर के साथ में आए। सिकंदर के दोस्तों को साथ में भी लेखक आपके आए थे, वही आपको बताने की कोशिश करेंगे, सिकंदर के साथ। फिर इसके बाद है आपका सिकंदर के बाद। ये सब अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से है। और क्वेश्चन आता है कि सिकंदर के साथ कौन नहीं आया, कौन सिकंदर के बाद का है, कौन सिकंदर के पहले का है। तो ये अपन को थोड़ा सा क्या करना है, हल्का सा ये देखना है दोस्तों। सिकंदर के जो पहले के हैं, यहाँ थोड़ा सा तेजी में लिख देते हैं अपन लोग। इसमें आपको एक स्काईलैक्स लिखेंगे, ये डेरियस फर्स्ट के समय के थे। एक दोस्तों आपके इतिहास के पिता हैं, हेरोडोटस हैं। एक दोस्तों आपके टीसीएस हैं, ये ईरान के राजवैद्य थे। एक आपका दोस्तों हेकेटियस भी है, हालांकि ये भूगोल के पिता है, लेकिन इनने भी भारत के बारे में विवरण छोड़ा है, हेकेटियस। ये दोस्तों ऐसे लेखक हैं
जो कि आपके क्या है, ये सिकंदर के पहले के हैं, सिकंदर के ये पहले के हैं। और ये जब सब आपके ये 5वीं सदी बीसी के लगभग क्या है आपके ये पूरे लेखक आपके उसी समय के हैं। जानते हैं आप लोग सिकंदर अपने 4वीं सदी बीसी में आया था, यानी कि 326 बीसी में सिकंदर ने क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था। तो ये दोस्तों स्काईलैक्स हैं, ये आपका डेरियस फर्स्ट के समय था, ठीक है ना। और आपका ये हेरोडोटस जानते हो इतिहास के पिता है, टीसीएस ईरानी राजवेद है, हेकेटियस आपके ठीक है भूगोल के पिता है, लेकिन ये भी इन्होंने भी भारत के बारे में क्या आपका छोड़ के रखा है, लेकिन इन्होंने ये वर्णन नहीं किया कि मैं भारत आया, ठीक है। लेकिन इंडिया के बारे में इन लोगों ने क्या है जरूर आपका क्या है लिखा है। सिकंदर के साथ कौन कौन आए, तो सिकंदर के साथ दोस्तों अपन लिखेंगे, एक आया था नियार्कस। नियार्कस आपको बता दें दोस्तों सिकंदर का नौसेनापति था, बाद में डिस्कस करेंगे जब ये चैप्टर चलाएंगे। फिर इसके बाद है आपका ये अरिस्टोबुलस। एक है दोस्तों आने सिक्रिटस। चलिए ये देखें, सिकंदर के साथ क्वेश्चन आता, सिकंदर के साथ कौन नहीं आया, तो ये 3 आए थे दोस्तों। नियार्कस नौसेनापति था, ये अरिस्टोबुलस इसने युद्ध का इतिहास लिखा, एक किताब लिखी थी, और आने सिक्रिटस आपको बता दें इसने सिकंदर की जीवनी लिखी थी आपकी, ठीक है ना। तो ये 3 लेखक आपके क्या है, यूनानी लेखक आपके सिकंदर के साथ दोस्तों आए थे। इसके बाद आते हैं आपके सिकंदर के बाद। सिकंदर के बाद में जानते हैं दोस्तों आप लोग, एक है मेगास्थनीज। चलिए ठीक है, मेगास्थनीज बताने की जरूरत नहीं है, जग जाहिर है ये भारत आने वाला पहला राजदूत था। और विस्तृत चर्चा करेंगे, इन किताब इंडिका है, और आगे किस किस ने इंडिका के उदाहरण दिए जो मूल रूप से इंडिका आपकी नहीं है इस समय, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे। ये ध्यान करना है, भारत आने वाला ये पहला राजदूत है मेगास्थनीज। चलिए ठीक है, अपने यहाँ 16 साल रहे ये। अब मेगास्थनीज के बाद अपन ये है, एक है डाइमेकस, ये आपके बिंदुसार के समय आए थे। और एक है आपके ये डायोनीसियस, जो बिंदुसार के दरबार में आए थे, लेकिन उस समय उनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो अशोक के दरबार में आप क्या है आए थे। इसके बाद अपन को मिलेंगे प्लिनी दोस्तों, इनकी किताब नेचुरल हिस्ट्री है, बाद में और चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद है आपकी ये टालमी ने भूगोल किताब भी लिखी, लेकिन ये भारत नहीं आए, आपको बता दें ये सिकंदर के बाद के लेखकों में भारत नहीं आए। फिर दोस्तों एक लेखक हैं जिन्होंने अपनी सिर्फ किताब लिखी, वो सिर्फ किताब आपकी परीक्षा में आती है, लेखक ने अपने नाम नहीं छोड़ा है। चलिए उस किताब आपको लिख देते हैं 6वें नंबर पर। यह है, पुस्तक का नाम है द पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। ये ऐसा बताया जाता है कि इसने दोस्तों 85 ईस्वी से लगभग 115 ईस्वी के बीच क्या है आपका ये भारत की क्या है यात्रा की, और इसने भारत के व्यापार के बारे में, आयात निर्यात की वस्तुओं के बारे में, और जो आपका हिंद महासागर, ये इसका अर्थ होता है कि लाल सागर के पार व्यापार, द पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। ये बहुत अच्छी किताब है, बस लेखक ने क्या किया, अपना नाम नहीं दिया, और कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं हुई है स्टैंडर्ड की जिसमें किताब आपकी ये ना आती हो। चलिए दोस्तों, तो ये आपका अपन ने क्या देखा है, यहाँ जाइए थोड़ा सा, ये विदेशी यात्रियों के विवरण देखे, और विदेशी यात्रियों के विवरण में अपन ने क्या देखा, पहले दोस्तों यूनानी रोम यात्री देखे, इनको क्या किया, अध्ययन की सुविधा के लिए पहले सिकंदर के पहले, और सिकंदर के पहले स्काईलैक्स, हेरोडोटस, टीसीएस, हेकेटियस, ये अपन ने क्या किए, ये हालांकि कुछ किताबों में सिर्फ हेरोडोटस और टीसीएस देते हैं, लेकिन ये भी आपके हैं, ठीक है। फिर इसके बाद सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन है, नियार्कस है, अरिस्टोबुलस है, आनेसिक्रिटस है। ये चूँकि विदेशी यात्रियों के विवरण दोस्तों हम एक चैप्टर अलग से चलाएंगे, उस चैप्टर में क्या करेंगे आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। फिलहाल यहाँ जाइए, यहाँ विदेशी यात्रियों के विवरण में रोमी यूनान के बाद आपका चीनी है, लेकिन इसके पहले आप और आ जाए सिकंदर के बाद आपको मेगास्थनीज करना है, डाइमेकस करना है, डायोनीसियस करना है, प्लिनी करना है, और टालमी करना है, और ये पुस्तक करना है। चलिए दोस्तों, फिर इसके बाद विदेशी यात्रियों में चीनी लेखक हैं, चीनी लेखक में सुमाचीन है जो इंडिया नहीं आया, पहली सदी बीसी का है, ठीक है ना। फिर फाहियान है, सोंगयुंग है,
हुइसांग है, इत्सिंग है, मातोलिन है और चाउ जुकुआ है। क्या है ये? चाउ जुकुआ है। चाइनी नाम है तो हो सकता है आपको ये पढ़ने में प्रॉब्लम हो, लेकिन थोड़ा सा 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे, आपका सुनोगे, डिस्कस करोगे तो आराम से क्या है हो जाएगा। और दोस्तों इतिहास है ये अभ्यास का विषय है, जितना आप पढ़ोगे और थोड़ा सा मन लगा के पढ़ना है, इसमें मन डालना है, आत्मा से पढ़ना है। जब आत्मा से पढ़ोगे तभी आप क्या है इतिहास सीख सकोगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ लो। अरबी लेखक में दोस्तों सुलेमान है, अल मसूदी है, अल बरूनी है, अल बलादुदी है और फरिश्ता वगैरह आदि भी और भी लेखक हैं आपके। तिब्बती में लेखक में आपके लामा तारनाथ है, इनकी पुस्तक भी आपकी आती है, कंगियूर और तंगियूर पुस्तक आती है, हालांकि ये 11वीं-12वीं सदी के हैं आपके। ठीक है ना। आइए दोस्तों यहाँ फिर से ये इतिहास जानने के स्रोतों में अपन लोगों ने धार्मिक साहित्य देखा। धार्मिक साहित्य में अपन लोगों ने दोस्तों इसको इतिहास जानने के स्रोतों में धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य 2 भागों में बांटा। धार्मिक साहित्य में अपन लोगों ने ब्राह्मण, जैन और बौद्ध इनको 3 भागों में बांटा। ब्राह्मण साहित्य में दोस्तों वैदिक साहित्य और वैदोत्तर साहित्य, और वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य कहते हैं और वैदोत्तर साहित्य को मतलब वेदों के बाद जो उसको स्मृति साहित्य कहते हैं। सब पूरा संस्कृत में आपका क्या है लिखा गया है। ये श्रुति साहित्य यानी कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्वेश्चन आता है क्या नहीं आता, तो ये इतनी चीज़ें वैदिक साहित्य के अंतर्गत आती हैं, ये वैदिक साहित्य में आपका ये नहीं है। और ये क्रम भी है आपका दोस्तों, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। बाद में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, एक टॉपिक लेंगे, सीधे एक चैप्टर बनाएंगे और ये कल ही आपका क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे विस्तृत रूप से। बड़ा मज़ा आएगा, आप हमारे साथ में बने रहना। पूरी तरह से आपको हम ये धार्मिक साहित्य पूरा क्लियर करेंगे। ये आ जाइए वेदोत्तर साहित्य यानी कि स्मृति साहित्य, इसमें वेदांग है, सूत्र साहित्य है, धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र के भी 4 पार्ट है, धर्मसूत्र है, स्मृतियाँ हैं और निबंध है और टीका टिप्पणी है, टीकाएँ हैं। ठीक है ना। ये अपन को क्या है इसमें के अंदर पढ़ना है, किसके अंदर? धर्मशास्त्र के अंतर्गत। फिर दोस्तों महाकाव्य है। महाकाव्य में जानते हो प्राचीन भारत संस्कृत में 2 मेन महाकाव्य है, रामायण और महाभारत। खूब क्वेश्चन आते हैं, अभी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, नहीं फिर अपन लोग क्या है फंस जाएंगे टॉपिक में। ठीक है ना, क्योंकि अपन एक इतिहास जानने के स्रोत में आपको बता दें, एक हम सामान्य जानकारी थोड़ा सा आपको क्या है बता रहे हैं। आ जाइए पुराण 18 है, इसका अर्थ प्राचीन होता है, सबका अर्थ हम आपको बताएंगे किसका क्या अर्थ होता है। फिलहाल आ जाइए दोस्तों ये जो आपकी ये लौकिक साहित्य यानी कि धार्मिक साहित्य यानी कि धर्म को बेस बनाकर जो किताबें ना लिखी गई हों वो पुस्तकें क्या है आपकी हमने बताने की कोशिश की है। ये है आपका अष्टाध्यायी, जानते हो पाणिनि की है। निरुक्त दोस्तों ये यास की है। महाभाष्य आपकी पतंजलि की है। अर्थशास्त्र आपकी कौटिल्य की है। दूसरा शास्त्र आपका ये बृहस्पति की है। ये भारतीय इतिहास की पहली लौकिक पुस्तक आपकी मानी जाती है प्रमाणिक रूप से। ठीक है ना, हालांकि ये आपकी थोड़ा सा व्याकरण पुस्तकें हैं और इसके अंतर्गत भी आपकी क्या है ये यहाँ सूत्र में आती हैं। लेकिन फिलहाल आ जाइए यहाँ पर वापस आए। राजतरंगिणी इस लौकिक साहित्य की, धार्मिक साहित्य की प्राचीन भारत की सबसे प्रमाणिक पुस्तक राजतरंगिणी है दोस्तों, कल्हड़ की है। मुद्दा राक्षस आपकी ये दोस्तों विशाख दत्त की है। स्वप्न वासव दत्ता आपकी दोस्तों किसकी है? ये क्या कहें आपका भास की है। यहाँ एक किताब और नहीं लिख पाए आपको, मृच्छकटिकम, ये एमपी संबंधित है आपकी कटिकम, ये शूद्रक की है। चलिए वापस यहाँ आइए। यहाँ आपका मुद्दा राक्षस स्वप्न वासव दत्ता दोस्तों भास की है आपकी ये हर्षचरित ये बाणभट्ट की है। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका ये हर्षवर्धन की क्या है स्वयं के आपके 3 नाटक हैं। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की 7 पुस्तकें हैं, उसमें मेन अभिज्ञान शकुंतलम है। बाकी आपके सब जानते हो विक्रमोर्वशी है, मेघदूत है, ऋतु संहार है आदि बहुत सारे उनकी क्या है 7 प्रमुख ग्रंथ हैं। बहुत सारे हैं लेकिन 7 उसमें क्या है मेन आपके माने जाते हैं। चलिए उसके बाद में चर्चा करेंगे अपन लोग। फिर इसके बाद नवसात संचरित आपकी ये पद्मोत किताब है। ये मत विलास प्रहसन ये आपके पल्लव वंश के शासक दोस्तों महेंद्र वर्मन की है। ठीक है ना, महेंद्र वर्मन प्रथम की है। ये गुप्तकालीन आपके कामसूत्र ये वात्सायन की किताब है आपकी। ये अमरकोश किताब आपकी अमर सिंह की है। ये आर्यभट्टियम दोस्तों आर्यभट्ट की पुस्तक है। और ये पृथ्वीराज दासो आपकी ये क्या कहें आपकी पृथ्वीराज दासो आपको थोड़ा सा दिमाग पर नहीं आ रहा, थोड़ी देर से बताएंगे आपको। पृथ्वीराज विजय आपकी जगनिक की है और आला खंड आपकी क्या है ये आपकी ये भी जगनिक की है। और कुराल आपकी तिरुवल कुदल की है आपकी ये। पृथ्वीराज दासो आपकी पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे दोस्तों और उनका थोड़ा सा दिमाग में एकदम से नहीं आ रहा आपका, है ना, माफ़ी चाहेंगे। ठीक है ना, ये आपकी क्या है पुस्तकों की क्या है आपकी ये लेखक वगैरह क्या है हमने आपको ये बता दी है। अच्छा दोस्तों फिर इसके बाद अपन लोगों ने क्या है पुरातात्विक स्रोत अपन देखे
पुरातात्विक स्रोत, इन इतिहास जानने के स्रोतों में क्या है दोस्तों, सबसे प्रामाणिक स्रोत माना जाता है पुरातात्विक। और पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत दोस्तों सबसे अधिक जो आपके प्रामाणिक है, महत्वपूर्ण हैं, वो अभिलेख हैं। अभिलेख में आपका शिलालेख है जो पत्थर में लिखा जाएगा, चट्टान में शिलालेख है, फिर स्तंभ लेख है, ताम्रपत्र लेख हैं, फिर सिक्के और मुहरें करेंगे अपन लोग, ठीक है ना, अलग से। फिर स्मारक भवन में अपन स्थापित करेंगे और आपका भग्नावशेष करेंगे, मूर्तियाँ करेंगे, चित्रकला करेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद अपन लोग दोस्तों आए हैं विदेशी यात्रियों के विवरण में। और विदेशी यात्रियों का दोस्तों जो विवरण है उसमें अपन लोग पहले अपन लोगों ने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से उसको रोम और यूनानी के रूप में बांटा, तो उसको सिकंदर के पहले, साथ और बाद में। और उसके बाद दोस्तों क्या किया, अपन लोगों ने चीनी किए, और उसके बाद अरबी किए, और उसके बाद दोस्तों क्या है आपका ये तिब्बती किए। तो चलिए दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर देखिएगा, दीजिएगा, और हमें मार्गदर्शन करें, हमें एनर्जी दें। और इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक आज का हमारा समाप्त होता है। अगले टॉपिक में हम अलग से, जैसे मान लीजिए इतिहास जानने के स्रोत धार्मिक साहित्य है, तो धार्मिक साहित्य लेकर आएंगे, उसमें आपको विस्तृत रूप से इसके अंदर की जानकारी क्या करेंगे आप लोग, हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए और हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए, आत्मा से जुड़े रहिए। हम कोशिश करेंगे कि बेहतर तरीके से आपको क्या करेंगे, हम इतिहास विषय के बारे में आपको जानकारी देंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।